हेलो डियर स्टूडेंट, माता कृष्णावंती कॉलेज के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अत्यधिक योगदान रहा है। इसलिए लोकमान्य तिलक को स्वतंत्रता आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने, यानी तिलक ने भारतीय जनता पर बहुत अधिक प्रभाव डाला था और उन्होंने स्वराज्य के संदेश को घर घर तक पहुंचाया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के रत्नागिरी के चिकल गांव में हुआ था। गंगाधर तिलक के पिताजी का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। ये एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र को भी संस्कृत तथा गणित का अच्छा ज्ञान करवा दिया था। सन 1877 में तिलक जी ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तिलक जी की गणित विषय तथा शोध कार्य के प्रति गहरी रुचि थी और उनके मित्रों को लगता था कि वे स्नातकोत्तर स्तर पर यानी एमए में भी गणित शास्त्र का अध्ययन करेंगे, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तिलक ने कानून का अध्ययन करना पसंद किया और इस प्रसंग में उन्होंने अपने मित्रों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा था कि मैं अपना जीवन अपने देश में नव जागरण के कार्यों में लगाना चाहता हूँ। इसलिए मेरा विचार है कि इस कार्य के लिए साहित्य अथवा विज्ञान की किसी उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी होगा। तिलक जी यह भी कहते थे कि मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेजों शासकों के साथ संघर्ष ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने अपने छात्र जीवन में अपना जीवन मार्ग निर्धारित कर लिया था और वह जीवन मार्ग था देश की स्वाधीनता यानी देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। तिलक ने शिक्षा के प्रसार का भी बहुत कार्य किया। उन्होंने अपने मित्रों चिपलूणकर, आगरकर तथा नामजोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुँचे थे कि जनसाधारण के सहयोग तथा सहायता के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। यानी अगर हमें कोई भी क्रांति को सफल करना है तो उसके लिए हमें जनता का सहयोग और उसकी सहायता अवश्य चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर केसरी और मराठा पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र केसरी का मराठी भाषा में
और मराठा का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया। उन्होंने कांग्रेस में भी प्रवेश किया। तिलक ने सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। सरकारी विरोध के बावजूद भी तिलक 2 बार 1895 व 1897 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। तिलक ने सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद का विकास करना चाहते थे। तिलक जी कहते थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान करना नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता। यानी जो भी हमारे देश के नायक हैं जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया है और जो व्यक्ति इसका सम्मान नहीं करता है वह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता है और विकास नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। गणपति उत्सव का उनका उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जागृत करना था तथा उनमें एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। और शिवाजी उत्सव उन्होंने इसलिए प्रारंभ किया था कि जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना को फिर से जीवित किया जाए। उनका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था, जिससे भारत की राजनीतिक दास्तां का अंत किया जा सके। शिवाजी जयंती के अवसर पर भी उन्होंने कहा था कि भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें शिवाजी और बाजीराव की तरह साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। तिलक जी अनेक बार जेल भी गए। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया था। पहली बार 1897 में उन पर महाराष्ट्र के नवयुवकों को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए भड़काने के आरोप में 18 मास के कठोर कारावास का दंड दिया गया था। और 1960 में केसरी में प्रकाशित उनके कुछ लेखों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया था और इसके लिए उन्हें 6 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। 1916 में तिलक जी ने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन में भी भाग लिया था। तिलक जी उच्च कोटि के विद्वान भी थे। 1908 से लेकर 1914 तक के 6 वर्ष के कारावास में उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी और वे ग्रंथ थे गीता रहस्य तथा द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तिलक ने और भी पुस्तकों की रचना की थी जो निम्न है। पहली थी द ओरियन, यह अन्वेषणात्मक ग्रंथ था, यानी एक खोज ग्रंथ था। नंबर 2 था वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। उनकी तीसरी पुस्तक का नाम था गीता रहस्य और उनकी चौथी पुस्तक थी द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। गीता रहस्य तथा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तकों की रचना उन्होंने अपने 6 वर्ष के कारावास के दौरान की थी और द ओरियन की रचना उन्होंने
1897 के एक वर्षीय कारावास में उसकी रचना की थी, जिसने यूरोप में उनकी विद्वता की धाक जमा दी थी। अपनी एक अन्य रचना वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष में तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि ऋग्वेद का काल ईसा से 4000 वर्ष पूर्व का था। तिलक की इन सभी रचनाओं में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान था। उन्नीस 1918 में तिलक जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन शिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले जाने से वे इस पद को ग्रहण न कर सके। इंग्लैंड में उन्होंने लेबर पार्टी के साथ संपर्क स्थापित किया, जो आगे चलकर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। सन 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक ने पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित किया। इस प्रकार केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। 21 जुलाई 1920 को बम्बई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। अब तिलक के जीवन के बारे में जानने के बाद हम उनके राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तिलक ने सन 1889 में भारतीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की थी और इसी समय उनके राजनीतिक विचारों का क्रम प्रारंभ होता है। उनका पहला राजनीतिक विचार था स्वराज्य की धारणा। तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वराज्य। यानी अगर हमें तिलक के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को जानना है तो हमें उनके स्वराज्य की धारणा को जानना पड़ेगा। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का बड़ी गहनता से अध्ययन किया था और जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्म राज्य। यानी धर्म राज्य का अभिप्राय एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से था जो धर्म पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण तथा पोषण करना हो। स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी और प्रत्येक भारतीय का धर्म अर्थात कर्तव्य था कि वह इस धारणा को अपने जीवन में अपनाए। इसलिए उन्होंने घोषित किया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक स्वराज्य को स्वयं में साध्य नहीं मानते थे, अपितु वह इसे व्यक्ति एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास व समृद्धि का एक भावात्मक साधन मानते थे। यानी तिलक ने स्वराज्य को एक साधन माना था, ना कि वे एक इसे साध्य मानते थे। वह इसे व्यक्ति और राष्ट्र की समृद्धि का एक साधन मानते थे। स्वराज्य से उनका अभिप्राय यह था कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। यानी भारत के प्रशासन से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वह भारतवासियों द्वारा ही लिए जाएं। तिलक जी का दूसरा राजनीतिक विचार था स्वदेशी बहिष्कार तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक जी ने केसरी में भी लिखा था कि हमारा राष्ट्र जो है वह एक वृक्ष की तरह है और जिसका मूल तना जो है वह स्वराज्य है
और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। यानी स्वराज्य को स्वदेशी तथा बहिष्कार के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए उन्होंने स्वराज्य को तना कहा था और स्वदेशी और बहिष्कार को उसकी शाखाएं कहा था। तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति हेतु स्वदेशी वस्तुओं का ग्रहण, विदेशी का बहिष्कार, संगठित प्रतिरोध व निष्क्रिय प्रतिरोध आदि पद्धतियों को अपनाया था। तिलक जी ने कहा था कि अगर हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का ग्रहण यानी अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए तथा विदेशी का बहिष्कार यानी विदेशों से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और यह हम तभी कर सकते हैं जब हम मिलकर प्रतिरोध करेंगे यानी संगठित होकर प्रतिरोध करेंगे और निष्क्रिय प्रतिरोध आदि पद्धतियों को अपनाएंगे। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, यानी तिलक ने जो बहिष्कार शब्द अपनाया था उसका आशय केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं था, बल्कि वे इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे। यानी वो ब्रिटिश शासन का बहिष्कार भी करना चाहते थे, जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, सार्वजनिक समारोहों और अदालतों का बहिष्कार तथा लगान और अन्य कर अदा न करने की बात भी सम्मिलित थी। यानी प्रशासन हमें जो भी नौकरियां देता है, जो भी उपाधियां देता है और जितने भी सार्वजनिक समारोह है और अदालत, इन सभी का हमें बहिष्कार करना चाहिए। तिलक स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे और वे उन्हीं मोटे वस्त्रों को पहने अदालत तक में जाने लगे और कहा जाता है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया के दरबार में भी वे उन्हीं वस्त्रों में गए थे। इसलिए तिलक स्वयं भी मन, वचन और कर्म से स्वदेशी थे और उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा के मुखिया के रूप में सहकारी भंडार भी खोले थे। तिलक ने केसरी में भी लिखा था कि विदेशी वस्तुएं इस देश में नहीं आनी चाहिए, केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती हैं और निर्मित होती है खरीदी और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता हो, चाहे वह कितना ही मोटा क्यों ना हो। इसलिए तिलक जी ने विदेशी का बहिष्कार करने पर अत्यधिक जोर दिया था। तिलक जी के राष्ट्रीय शिक्षा पर भी विचार दिए थे। आप सभी जानते हो कि तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री थे। तिलक पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था ना तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। यानी तिलक जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसको जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जा सके और जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तिलक का कहना कि पढ़ना लिखना और सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे भविष्य में भी काम आए और हमें जीविका के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव हो। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था। यानी तिलक जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसे मातृभाषा में दिया जाए। भाषा भेद से विभाजित देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा, एक लिपि को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। तिलक जी कहते थे कि हमारे देश में
बहुत सी भाषाएं हैं। इसलिए अगर हमें देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि को अपनाना पड़ेगा। अतः वह पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि क्षेत्रीय हितों पर अंकुश रखते हुए, यानी हम अपनी क्षेत्रीय भाषा पर अत्यधिक बल न देते हुए समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार करें, देवनागरी को यह स्थिति प्रदान की जाए। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने के सुझाव को हास्यास्पद बताकर उसका विरोध किया था, यानी वो पाश्चात्य भाषा के विरोधी थे। तिलक जी ने धार्मिक शिक्षा पर भी बहुत अधिक जोर दिया था और उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म पर अभिमान नहीं कर सकता अगर वह उसको पूरी तरह नहीं जानता है। धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र कारण था और देश पर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया था, यानी हमारे देश में ईसाई पादरियों का प्रभाव इसलिए अत्यधिक बड़ा था क्योंकि हमारे देश के लोगों को अपने धर्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। ये तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। यदि हमें अपने धर्म का अच्छी तरह से ज्ञान है तो हम झगड़ों और आपसी कलह को दूर कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान के भाव का उदय होगा। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीयों को धार्मिक शिक्षा का पूरा ज्ञान होगा तो इससे उनमें अनुशासन बनेगा और वे अतीत के प्रति सम्मान के भाव को भी अपना सकेंगे। तिलक जी सांप्रदायिक सद्भाव के भी समर्थक थे। तिलक के आलोचकों ने उन्हें एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया था, यानी जो तिलक के आलोचक थे वो उनको एक हिंदूवादी, यानी वो हिंदुओं के ही समर्थक हैं, इस नेता के रूप में चित्रित करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे मुसलमानों के विरोधी थे। तिलक हिंदू समुदायों और मुसलमान समुदायों को एक करना चाहते थे। हिंदू समुदायों को वो मुसलमानों के विरुद्ध नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालो राज करो की नीति का विरोध किया। तिलक ने राष्ट्रवाद के संबंध में भी अपने विचार दिए थे। तिलक की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक धारणा है और उनका कहना था कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना थी उसी का आधुनिक नाम राष्ट्रवाद है। यानी पुराने टाइम में जितनी भी जातियां थी वह अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना दिखाते थे उसी को तिलक ने राष्ट्रवाद का नाम दिया था। यानी सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति भी वही भक्ति दिखानी चाहिए। तिलक की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है, यानी राष्ट्रवाद का विकास तभी होगा जब भारत में सभी एकजुट होंगे। हिंदुओं में एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से
तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण माना था। यानी तिलक ने हिंदुओं में भी एकता की भावना उत्पन्न की थी और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण माना था और इसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया था और उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने शुरू किए थे और इस उत्सवों को प्रारंभ करने का उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जागृत करना तथा उनमें एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था, जिससे जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना को पुनः जीवित किया जा सके और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। तो आज हमने बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। हम फिर से उनके राजनीतिक विचारों के बारे में जो अध्ययन किया उसके मेन पॉइंट्स के बारे में दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने स्वराज्य की धारणा का प्रतिपादन किया। उनका दूसरा राजनीतिक विचार था स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना तथा विदेशी का बहिष्कार करना और निष्क्रिय प्रतिरोध। उसके बाद हमने उनके राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे। फिर वे सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक थे, यानी उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया था और हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों की एकता पर विशेष बल दिया क्योंकि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर राज करना चाहते थे। फिर उन्होंने राष्ट्रवाद पर भी अपने विचार दिए। तो आज हमने बाल गंगाधर तिलक के जीवन के बारे में और उनके राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अध्ययन करेंगे।